नमस्कार दोस्तों, मैं राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है रीट एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम जो लेवल 2 का पेपर होता है उसमें जो सामाजिक अध्ययन का पोर्शन है उसके टॉप 50 प्रश्नों को करने वाले हैं। आप लोगों के कमेंट आए थे, उन्हीं कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज मैंने सामाजिक अध्ययन के 50 प्रश्नों को लिया है। उन 50 प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। जो 2011 से 2022 तक के जो पेपर हुए हैं उनमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं की हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। तो ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे खूबसूरत प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सफलता 4 चीजों से मिलती है। जिंदगी का लक्ष्य तय करो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, कड़ी मेहनत करो और साथ में बस धैर्य रखो। यदि ये 4 चीजें आप लोगों ने अपने आप में बनाकर रखी तो आप लोगों को सफलता मिलनी निश्चित है बच्चों। ठीक, तो चलिए बहुत ही शानदार और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। जो मेवाड़ प्रजामंडल थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उनके पहले अध्यक्ष में नाम जैसे कि आप लोगों के सामने है, माणिक्यलाल वर्मा थे, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बया, रमेश चंद्र व्यास। तो मेवाड़ प्रजामंडल की यदि अपन बात करें तो जो मेवाड़ है, आज का जो मेवाड़ क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र बच्चों? मेवाड़। इस मेवाड़ क्षेत्र की बात करें तो ये राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो राजस्थान के दक्षिण मध्य में स्थित है। ये कहां पर स्थित है राजस्थान के? ये क्योंकि मेवाड़ जो क्षेत्र है ये राजस्थान में है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य की एक रियासत है जो कि कहीं ना कहीं दक्षिण मध्य में स्थित है। वहीं मेवाड़ की यदि अपन बात करें तो इसे आज वर्तमान में कहीं ना कहीं उदयपुर राज्य के नाम से जानते हैं। वहां पे किस नाम से? उदयपुर राज्य कहते हैं, या फिर बच्चों इसी को बोलते हैं क्या? चित्तौड़गढ़ राज्य भी कहते हैं। ठीक है, चित्तौड़गढ़ राज्य। तो ये सारे के सारे नाम इसी के अंतर्गत आने वाले हैं। या तो उदयपुर राज्य कह दो या फिर आपके क्या कह दो? चित्तौड़गढ़ राज्य कह दो। तो इस प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष थे उन पहले अध्यक्ष की यदि अपन बात करें बच्चों तो उनके पहले अध्यक्ष का नाम मिलता है बलवंत सिंह मेहता। क्या नाम था उनका? बलवंत सिंह मेहता। आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। तो देखिए ऐसे भी हमारे भारत में कुछ किले हुए हैं जहां पर उन्होंने कई बार हमला किया लेकिन फिर भी वो असफल हुए। तो लोहगढ़ भरतपुर, बाला किला अलवर, मंडलागढ़, वहीं अचलगढ़ आबू। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोहागढ़ भरतपुर। कहाँ, कौन से किले पर उन्होंने 5 बार हमला किया? लोहागढ़ भरतपुर। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ मैं बात बता दूं, जैसे कि एक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, लॉर्ड के बारे में बात हुई है। तो लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में क्या होता है बच्चों? तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन होता है बच्चों। किसका विभाजन होता है? बंगाल विभाजन। तो पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। किसके समय में हुआ था ये? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था बच्चों। ठीक, वहीं ये आबू लिखा है तो इसमें आपको बता दूं तो एक अरावली पर्वतमाला है, अपनी अरावली पर्वतमाला राजस्थान में ही है ना, अरावली पर्वतमाला। उसी अरावली पर्वतमाला पर एक पहाड़ है जिसका नाम है माउंट आबू। क्या नाम है बच्चों? माउंट आबू है। आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, किस जिले में गोगामेड़ी मेला लगता है? तो गोगामेड़ी मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? तो बच्चों ये लगता है बीकानेर में लगता है, वहीं गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में। तो गोगामेड़ी का जो मेला है बच्चों ये लगता है कहाँ पर? ये हनुमानगढ़ में लगता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पर लगता है बच्चों ये? तो हनुमानगढ़ में लगता है। ऐसे ही आप लोगों को पता होगा तो कालीबंगन, कौन सा स्थान बच्चों? कालीबंगन। ठीक है, ये कालीबंगन क्या है? तो कालीबंगन जो है ये राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जो हनुमानगढ़ तहसील है, हनुमानगढ़ तहसील, तो यहीं पर हनुमानगढ़ है ना, तो यहीं पर पाए जाने वाला स्थान है कालीबंगन, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, काले रंग की चूड़ियां। अब ये काले रंग की चूड़ियां या कालीबंगन जो इस क्षेत्र है इसकी यदि अपन बात करें तो यहीं से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के जो प्रमाण मिलते हैं बच्चों ये कहां से मिलते हैं? ये तो जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं कालीबंगन नामक स्थान से। और ये कहां पर पड़ता है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ तहसील में पड़ता है ये। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं हम। प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है। ये सारे वो प्रश्न हैं बच्चों जो एग्जाम में पूछे गए हैं, लेवल 2 की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 2011 से 2022 तक के जो पेपर हुए हैं उन्हीं प्रश्नों में से टॉप 50 प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली जो स्थित है ये नवलगढ़ में है, मुकुंदगढ़ में है, पिलानी में है, जैसलमेर में है। तो प्यारे बच्चों जो सालिम सिंह हवेली जो स्थित है ये कहां पर है? ये तो याद रखिएगा जैसलमेर में है। ये कहां पर है? ये जैसलमेर में। और जैसलमेर कहां पर है? ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न,
1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। तो 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान का कोटा क्षेत्र है, यहाँ का शासक कौन था? तो महाराव राम सिंह फर्स्ट, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधो सिंह, महाराव उम्मेद सिंह फर्स्ट। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा, वो है महाराव राम सिंह द्वितीय। कौन है? महाराव राम सिंह द्वितीय। वहीं कोटा की यदि अपन बात करें तो जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पर समझिए, यह है राजस्थान और इसी के बगल में जो राज्य है वो एमपी। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। वहीं दूसरा जो राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये राजस्थान मान के चलिए, और दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो पहले जो ये कोटा है, कोटा जो है बच्चों ये ध्यान रखना एमपी में पड़ता था, और कहीं ना कहीं सिरोंज जो क्षेत्र पड़ता था ये कहां पर पड़ता था बच्चों? ये कहीं ना कहीं जो सिरोंज के अंतर्गत एक क्षेत्र है जिसका नाम है सुनेल टप्पा। सिरोंज के अंतर्गत एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? सुनेल टप्पा। तो सुनेल टप्पा जो है वो कहीं ना कहीं राजस्थान में पड़ता था, लेकिन एमपी का अधिकार था। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ने अपने क्षेत्रों का एक्सचेंज किया है। आप लोगों को याद रखना है कि राजस्थान ने कोटा को लिया है, और जो सिरोंज तहसील है, विदिशा की जो सिरोंज तहसील, इसको राजस्थान से एमपी ने लिया है। ठीक है, तो ये दोनों का एक्सचेंज हुआ है, आप लोगों को याद रखना है। वहीं यदि अपन बात करें एक बहुत ही शानदार बात, तो 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए पहले नायक जो थे उनका नाम क्या था? तो 1857 की क्रांति में शहीद हुए पहले नायक जिनका नाम आप लोगों को याद रखना, मंगल पांडे। ठीक, कौन थे? मंगल पांडे। ये क्यों शहीद हुए? तो आप लोगों को पता है, इन्होंने चर्बी वाले कारतूस को काटने से इंकार कर दिया था। चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे जो मेन कारण था, वो मेन कारण क्या था? ये चर्बी वाले कारतूस को काटने से मना कर दिया था। किसने? मंगल पांडे ने। और फिर इसी के विरोध में इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर गोली चला दी, जिसकी वजह से मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी। अगला प्रश्न, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर जरगा है, शेर है, तारागढ़ है, अचलगढ़ है। तो अरावली का दूसरा सबसे ऊंचा जो शिखर है बच्चों, वो याद रखिएगा, वो कौन सा है? शेर है। ठीक, वहीं पहले की यदि अपन बात करें तो पहला कौन सा है? तो पहला आप लोगों को पता होना चाहिए, पहला है बच्चों गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर है। और ये गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई आप लोगों को पता होना चाहिए 1722 है। वहीं दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर शेर है, और इसकी ऊंचाई जो है बच्चों वो कितनी है? 1592 मीटर है। 1592। ठीक है, ये जिस पर्वत पर स्थित है, इस पर्वत का नाम क्या है? माउंट आबू। अरावली पर्वतमाला पर जो एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है? माउंट आबू। और यही माउंट आबू पर जो एक प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है बच्चों? दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर है। तो जो राजस्थान में जो राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे कि भारत है ये, ठीक, तो भारत का जो नक्शा है, इस नक्शे में जो राजस्थान वाले एरिया से जो आता है, ये राजस्थान वाला जो एरिया है, समझने के हिसाब से बता रहा हूं बच्चों मैं आपको, ये इधर से हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 15 होकर निकला है, जो कि थार मरुस्थल से होकर गुजरा है। कौन से मरुस्थल से बच्चों? ये थार मरुस्थल से होकर गुजरा है। तो उसके अंतर्गत आने वाले जो नगर हैं वो कौन कौन से हैं? बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं, ये जो आने वाले नगर हैं बच्चों, याद रखना, गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। ये वो क्षेत्र हैं जो कहीं ना कहीं पश्चिमी वाले क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। वर्षा का जल क्यों लाभदायक है? तो ये सिंचाई के लिए है, कृषि के लिए है, जल विद्युत उत्पादन के लिए है, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए है। तो वर्षा के जल का जो संग्रहण करते हैं, उसका सबसे ज्यादा जो उपयोग है या उसका सबसे ज्यादा जो लाभ है बच्चों, वो याद रखिएगा, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। क्या सुधारने के लिए? भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और लोग अपने घरों के साइड में जो टैंक बनवाते हैं, वो टैंक इसीलिए बनवाते हैं ताकि बारिश का जो पानी आए वो अपने घरों से होकर इस टैंक में आ जाए और कहीं ना कहीं जमीन के जल का स्तर बना रहे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, टंगस्टन। ठीक है, तो भीलवाड़ा में, उदयपुर में, नागौर में, जयपुर में। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो है नागौर। क्या है? नागौर। अब टंगस्टन की यदि अपन बात करें तो टंगस्टन को जो प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, किससे प्रदर्शित किया जाता है? डब्लू से प्रदर्शित किया जाता है, इसका प्रतीक। अब वहीं यदि अपन बात करें टंगस्टन की, तो ये एक ऐसा तत्व है जो आसानी से गलता नहीं है, इसका गलनांक उच्च होता है। इसका जो गलनांक है वो गलनांक क्या होता है बच्चों? उच्च होता है। अब वहीं यदि अपन बात करें जो हमारे विद्युत बल्ब होते हैं, विद्युत बल्ब, ठीक, इन विद्युत बल्ब के अंतर्गत जो आप लोगों ने देखा होगा जो स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग, ये विद्युत बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग लगा होता है, ये किसका बना होता है बच्चों? तो विद्युत बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग लगा होता है ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? ये टंगस्टन का। और इसका उत्पादन राजस्थान के किस क्षेत्र में होता है? तो ये नागौर में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न,
राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सोयाबीन का उत्पादन होता है? तो बच्चों ऑप्शन है आपके सामने गंगानगर हनुमानगढ़, कोटा बारा, बूंदी टोंक, जयपुर दौसा। सोयाबीन की यदि अपन बात करें बेटा, सोयाबीन बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है, सोयाबीन एक तिलहन की फसल है, ठीक है। दूसरी बात यदि देखा जाए तिलहन की फसल के साथ साथ सोयाबीन जो है ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। कौन सी फसल की? खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है, मतलब कि कहीं ना कहीं इसे वर्षा ऋतु के दौरान बोया जाता है, वर्षा ऋतु के दौरान। सोयाबीन की बात आई है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सर्वाधिक जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है बच्चों? तो प्रोटीन की जो सर्वाधिक मात्रा है वो पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है, ठीक है। तो ये सोयाबीन के उत्पादन के कारण राजस्थान के बगल में जो राज्य है साइड में जिसका नाम है एमपी, एमपी में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य को सोया स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। बाकी इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों याद रखिएगा, वो हो जाएगा कोटा बारा। कौन सा स्थान हो जाएगा? ये कोटा बारा नामक स्थान है जहां पर सोयाबीन का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर, गंगा नदी पर, रावी नदी पर, व्यास नदी पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो भाखड़ा नागल परियोजना आप लोगों को याद रखना है कि भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। वहीं आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, जो पंजाब वाला इलाका है, इसका नाम जो है वो 5 नदियों के कारण पड़ा है। अब वो 5 नदी कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा, एक है झेलम नदी है, ठीक, एक है चिनाब है, एक है बच्चों रावी, एक है व्यास और एक है सतलज। व्यास और एक और नदी कौन सी है? सतलज। तो इनमें से यदि सबसे बड़ी की नदी की यदि अपन बात करें, बड़ी नदी, तो बच्चों बड़ी नदी है चिनाब। बड़ी कौन सी है? चिनाब। और इन 5 नदियों में से एकमात्र नदी ऐसी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती। कहां नहीं जाती? ये पाकिस्तान में नहीं जाती। कौन सी? व्यास नदी है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है ये। इनके पुराने नाम के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या है बच्चों? तो झेलम नदी का पुराना नाम है वितस्ता, ठीक। चिनाब का पुराना नाम क्या है बच्चों? तो चिनाब का पुराना नाम है अस्किनी, ठीक। रावी का पुराना नाम क्या है बच्चों? तो रावी का पुराना नाम है परुष्णी। व्यास का पुराना नाम क्या है बच्चों? तो व्यास का पुराना नाम विपाशा। और सतलज का पुराना नाम क्या है? तो सतुद्री, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये अलग अलग नाम मैंने आप लोगों को बता दिया है। इन 5 नदियों में से एकमात्र नदी व्यास नदी जो कि पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। बाकी इन सभी नदियों का पानी जो है लास्ट में मिठानकोट नामक स्थान पर मिलता है। मिठानकोट, अब ये मिठानकोट नामक स्थान कहां पर है? ये पाकिस्तान में। और अंत में जो जल इनका गिरता है वो कहां पर गिरता है बच्चों? ये अरब सागर में मिलता है, ये अरब सागर, ठीक है। आप लोगों को याद रखना। बाकी गंगा नदी, तो गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। ये गंगा भारत की कौन सी नदी है? ये राष्ट्रीय नदी है, जिससे 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, 2008 में। चलिए अगला प्रश्न, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। सिंदरी एक क्षेत्र है जो किसके लिए, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रसायन, सूती वस्त्र, रासायनिक उर्वरक, सीमेंट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रासायनिक उर्वरक। सिंदरी जो एक क्षेत्र है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये रासायनिक उर्वरक के लिए। बाकी सूती वस्त्र के लिए जो फेमस स्थान है आप सभी को पता है, अपने भारत का एकमात्र क्षेत्र जो कि मुंबई, ठीक। इसे कहीं ना कहीं सूती वस्त्र की राजधानी भी कहते हैं। सूती वस्त्र की जो राजधानी है वो किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। वहीं मुंबई की यदि अपन बात करें तो ये कितने शहर, 60 टापुओं का नगर भी बोलते हैं। 60 टापुओं का नगर किसको बोलते हैं बच्चों? 60 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। बाकी सूती वस्त्र के लिए फेमस एक शहर है जिसका नाम है मैनचेस्टर। अब ये मैनचेस्टर कहां पर बच्चों? तो मैनचेस्टर इंग्लैंड का शहर है। वहां पर भी सूती वस्त्र का बहुत ज्यादा कारखाना है, इसलिए मैनचेस्टर को भी सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। जो भारत का उत्तर का क्षेत्र है, जैसे ये अपन भारत है, ठीक। बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को क्लास पसंद आएगी, ठीक है। ये भारत का नक्शा है। ये उत्तर वाला, इससे ऊपर वाला जो क्षेत्र है उत्तर, नीचे वाला क्षेत्र है दक्षिण। तो इस वाले क्षेत्र में जो वर्षा का कारण है बच्चों वो क्या है? तो वर्षा का कारण दक्षिण पश्चिम मानसून, मतलब कि वो कहना चाह रहे हैं इधर से आने वाला मानसून। पश्चिमी चक्रवात, मतलब कि कहीं ना कहीं इधर से आने वाला चक्रवात, ये पश्चिमी चक्रवात। शीतलहरें, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो याद रखना, पश्चिमी चक्रवात, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं पश्चिमी चक्रवात, मतलब कि इधर वाले क्षेत्र में जो सागर है भूमध्य सागर बच्चों, कौन सा सागर है? भूमध्य सागर से ये विक्षोभ स्टार्ट होता है, जो कि भारत में हिमालय से टकराकर, क्योंकि यहाँ पर हिमालय है, हिमालय से टकराकर इस क्षेत्र में कहीं पर बर्फबारी तो कहीं पर बूंदाबांदी होती है, ठीक। और जब ये इस समय में, ये शीत ऋतु में जो बारिश होती है, यानी कि शीत ऋतु के दौरान जब बारिश होती है तो इस बारिश को बोलते हैं बच्चों मावठा। क्या बोलते हैं इसको? मावठा कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो जो सुंदरी नामक वृक्ष जो होते हैं ये कौन से
वनों में पाए जाते हैं, ज्वारी वन, शीतोष्ण वन, मरुस्थली वन, भूमध्य सागरीय वन। तो ये सुंदरी वृक्ष जहां पर पाए जाते हैं बच्चों याद रखना, ये ज्वारी वन में पाए जाते हैं। ज्वारी वन या फिर जिन्हें हम कहीं ना कहीं मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं बच्चों, मैंग्रोव वन। अब ये मैंग्रोव वन यदि अपने भारत में यदि देखा जाए तो किन क्षेत्रों में, तो जो सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। अब भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है। कौन सी नदी बच्चों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से जो डेल्टा बनता है वो सुंदरवन डेल्टा है, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल वाले राज्य के पास स्थित है। ठीक है, तो उसी क्षेत्र में पाई जाती है ज्वारी वन, ज्वारी वन, और उसी ज्वारी वन के अंतर्गत कौन से वृक्ष मिलते हैं, सुंदरी वन वृक्ष, और उसी सुंदरी वृक्ष के कारण इस डेल्टा का नाम पड़ा है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है, यानी कि 4 क्षेत्र दे रखे हैं, इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है वो गोंडवाना से संबंधित है, तो बच्चों हिमालय, गंगा का मैदान, थार मरुस्थल, दक्षिण का पठार। तो प्यारे बच्चों यदि देखा जाए तो अपने भारत की यदि अपन बात करें, ये वाला भारत का हिस्सा, ठीक, और इससे ऊपर वाला जो भारत का हिस्सा भी मैंने बताया था आपको, तो ये वाला जो भाग है इसे बोलते हैं गोंडवाना, इसे क्या कहते हैं बच्चों, गोंडवाना कहते हैं। और ऊपर वाला जो भाग है बच्चों याद रखना, ये अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ये अंगारा लैंड। तो यहां पर यदि अपन बात करें तो इसके अंतर्गत देखो हिमालय ऊपर की ओर आता है, ठीक, गंगा का मैदान ऊपर की ओर, थार मरुस्थल भी ऊपर की ओर, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा दक्षिण का पठार। क्या होगा बच्चों इसका उत्तर, दक्षिण का पठार जो है वो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, बाकी ये तीनों के तीनों क्षेत्र ये अंगारा लैंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, तो सबसे ज्यादा लवणता किस सागर में पाई जाती है बच्चों, याद रखिएगा, ऑप्शन है लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर, बाल्टिक सागर। तो सबसे ज्यादा जो लवणता है यानी कि NaCl की मात्रा सबसे ज्यादा है, तो ऐसा सागर कौन सा है बच्चों, तो ऐसे सागर का नाम है मृत सागर। कौन सा सागर है, मृत सागर है, आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें जो लवणता है लगभग कितने प्रतिशत है, 33.7% है। ये सागर है, ध्यान रखना। सबसे गहरा सागर भी यदि देखा जाए तो मृत सागर के रूप में नाम आता है। ठीक है, बाल्टिक सागर जो है ये यूरोप में आता है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अरब सागर की यदि अपन बात करें तो ये भारत के जस्ट साइड में, यहां पर यदि आप देखेंगे तो अरब सागर स्थित है। और वहीं लाल सागर की यदि अपन बात करें तो जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम वाले एरिया में जो स्थित है वो कौन सा सागर है, लाल सागर है। चलिए अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो वायुमंडल क्या है बच्चों, तो वायुमंडल की यदि अपन बात करें तो वायुमंडल एक तरीके से गैसों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है बच्चों, ये गैसों का मिश्रण। वायुमंडल क्या है पूछा जाता है तो वायुमंडल है गैसों का मिश्रण। दूसरी बात, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, जो कि कितने प्रतिशत है, 78%। दूसरे नंबर पर यदि देखा जाए तो बच्चे दूसरे नंबर पर कौन सी है, ऑक्सीजन, जो कि कितनी है, लगभग 20%, लेकिन लगभग 21 मानते हैं। ठीक है, वहीं वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, इस प्रकार से है। तो सबसे निचली परत की यदि अपन बात करें तो बच्चों सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल। क्या नाम है इसका, क्षोभ मंडल है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। बी वाला प्रश्न इसका सही है, बी वाला उत्तर। ठीक, समताप मंडल जो है, इस समताप मंडल के अंतर्गत पाई जाने वाली जो परत है उस परत का नाम है ओजोन परत। पूछा जाता है कि ओजोन परत किसमें पाई जाती है, तो समताप मंडल में, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। जो रेडियो वगैरह चलते हैं उन रेडियो को, जो एक तरीके से रेडियो की जो तरंगदैर्घ्य मिलती है वो कौन से मंडल से मिलती है बच्चों, आयन मंडल से मिलती है। जितनी भी बादल है, कोहरा है, धुआं जैसी पूरी मौसम जैसी संबंधी घटनाएं जो होती है वो किस मंडल में होती है बच्चों, तो क्षोभ मंडल में होती है। अगला प्रश्न, परतें किन चट्टानों में होती है, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, औषधि चट्टान, इनमें से सभी। तो परतें मतलब कि जैसे कि आप लोग देखते हैं ये एक हो गई, इसके ऊपर आ गई तो दूसरी परत, इसके ऊपर आ गई तीसरी परत, ऐसी जो एक के ऊपर एक परत जो है, जो कि अलग अलग प्रकार के पत्थरों से मिलकर बनी होती है, ये अलग अलग प्रकार के पत्थरों से मिलकर बनी होती है। तो ऐसी परतें किन चट्टानों में पाई जाती है, तो परतें जो पाई जाती है बच्चों याद रखिएगा, ये औषधि चट्टानों में पाई जाती है। कौन सी चट्टान है, औषधि। औषधि चट्टान वो चट्टान होती है जो कहीं ना कहीं औषधों के जमने से बनती है। अब जो ह्यूमस वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं औषधों के जमने से बनती है। ह्यूमस वगैरह जो पाया जाता है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है बच्चों। अगला प्रश्न, यू आकार की घाटी निर्मित होती है, तो जो यू आकार की इस प्रकार से जो घाटी होती है वो किसके द्वारा बनती है, तो नदियों के द्वारा, हिमानी द्वारा, हवाओं द्वारा, भूमिगत जल द्वारा। तो बच्चों यू आकार की जो घाटी बनती है किसके द्वारा बनती है, हिमानी। हिमानी मतलब कि आप लोगों को पता है बर्फ के द्वारा। किसके द्वारा बनती है, ये बर्फ के द्वारा बनती है। वहीं यदि देखा जाए तो एक तरीके से वी आकार की घाटी इस टाइप से पूछा जाता है, तो वी आकार की जो घाटी जिसे कि बोलते हैं गार्ज,
क्या बोलते हैं बच्चा, गार्ज। तो इसका गार्ज या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैनियन। तो इसका जो निर्माण किया जाता है वो नदी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है कि नदी के द्वारा किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी हवाओं के द्वारा जिसका निर्माण होता है, तो हवाओं के द्वारा तो स्तूप का निर्माण कर दिया जाता है। सर स्तूप, जिसे कहीं ना कहीं बच्चों प्लाया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाया। तो राजस्थान में जो अधिकतर झीलें हैं वो इसी का उदाहरण है। हवाओं के दौरान किसी एक स्थान की जो मिट्टी होती है, एक तरीके से जो रेत होती है वो उड़ जाती है, वहां पर जो निर्माण होता है वो प्लाया का निर्माण होता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप बच्चों अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका। तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है बच्चों, याद रखिएगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। ठीक, उसके बाद यदि आप देखोगे तो कौन सा महाद्वीप है आपका, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, इस प्रकार से है। तो आप लोगों को याद रखना है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, और इस एशिया महाद्वीप ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। अब ये माउंट एवरेस्ट यदि आपसे पूछ लिया जाए किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप के कौन से देश में स्थित है बच्चों, तो एशिया महाद्वीप के नेपाल देश में स्थित है, जिसे जहां पर माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को बच्चों सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो प्यारे बच्चों, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, पहला ऑप्शन। विपक्ष का नेता होता है, गृह मंत्री होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है बच्चों, याद रखिएगा, वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है ये, उपराष्ट्रपति होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बाकी आप लोगों को एक बात बता दूं मैं अभी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों को याद रखना है, क्या कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है, सदस्य का चुनाव, ये कौन करवाता है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव। तो ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है बच्चों। किस रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो इनका चुनाव जो होता है वो कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, चलिए, वहीं भारत में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट कहां पर है, तो सबसे ज्यादा राज्यसभा और लोकसभा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। आगे अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, अपना सुप्रीम कोर्ट कहां पर है बच्चों, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो है दिल्ली में। कहां पर है, दिल्ली में है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है बच्चों, वो कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। याद रखना, कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। यदि भारत का राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होता है, भारत का राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, तो उस कंडीशन में करता है कौन, उपराष्ट्रपति करता है। लेकिन अदरवाइज है तो फिर कौन करेगा, राष्ट्रपति, क्योंकि भारत का पहला नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारत की सर्वाधिक शक्तियां जो होती है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च सेनापति है। ये सारे प्रश्न मैंने मन से नहीं लिए हैं बच्चों, ये सारे वो प्रश्न है जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो प्रमुख सेनाध्यक्ष है, मुख्य न्यायाधीश है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। तो भारत का जो सर्वोच्च सेनापति होता है बच्चों, वो याद रखिएगा कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब यदि अपन बात करें यहाँ पे भारत के सर्वोच्च सेनापति के बारे में, तो अभी मैंने आपको बताया भारत का पहला नागरिक, भारत का पहला नागरिक यदि अपन बात करें, भारत का पहला नागरिक कौन, तो बच्चों भारत का पहला नागरिक भी जो होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वहीं यदि अपन बात करें कि भारत की जो सर्वाधिक शक्तियां होती है वो किसके पास होती है, तो सर्वाधिक शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। वहीं यदि कोई सा भी नियम है, नियम कानून में कब बदलता है, नियम कानून में कब बदलता है, तो बच्चों नियम कानून में बदलता है किसके बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद नियम किस में बदलता है, कानून में बदलता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, भारत के नागरिकों द्वारा, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा, समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। तो प्यारे बच्चों, जो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उस चुनाव की यदि अपन बात करें तो यह होता है संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, मतलब कि यहां पर बात हो जाएगी किसकी, लोकसभा की और राज्यसभा की हो जाएगी। ठीक, एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, एवं जो राज्यसभा है मतलब राज्य है, उनकी जो विधानसभा है, उन विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा इनका चुनाव होता है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनके बारे में पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा। क्योंकि राज्यसभा, हर एक राज्यसभा में क्या है बच्चों, विधानसभा है, इसलिए। अब कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है,
कुछ राज्यों में क्या है, विधान परिषद भी है, लेकिन विधान परिषद के व्यक्ति उसमें भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सभी राज्यों में नहीं है। केवल भारत के कितने राज्यों में है विधान परिषद, तो भारत के मात्र 6 राज्यों में है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, तो राजस्थान से लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान से बच्चों लोकसभा की निर्वाचित सदस्यों की संख्या 21 है, 30 है, 26 है, 25 है। तो प्यारे बच्चों याद रखेना उनकी संख्या कितनी है, 25 है। आप लोगों को एक बहुत ही शानदार बात मैं यहां पर बता दूं आपको, क्या कि जो लोकसभा का जो चुनाव है वो कौन करवाता है, तो लोकसभा का जो चुनाव करवाता है बच्चों वो कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग करवाता है, निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है ये कब होता है बच्चों, तो याद रखना 25 जनवरी 1950। ठीक, इसीलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, 25 जनवरी को बेटा याद रखिएगा सभी बच्चे, मतदाता दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं, मतदाता दिवस कितनी तारीख को, तो 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, और लोकसभा का चुनाव जो होता है वो कैसा होता है, तो लोकसभा का चुनाव जो होता है बच्चों ये प्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है, ये प्रत्यक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो प्यारे बच्चों इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ये संविधान की विशेषता नहीं है, बल्कि प्रजातांत्रिक पद्धति उसकी विशेषता है, मूल अधिकार और कर्तव्य की रक्षा करना उसकी इसकी विशेषता है, और स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी उसकी विशेषता है, बल्कि इसकी विशेषता कौन सी नहीं है, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा देना, यह उसकी विशेषता नहीं है। वहीं मूल अधिकार और कर्तव्य की यदि अपन बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में यदि देखेंगे हम 51A, ठीक, तो कहीं ना कहीं हमें किसके बारे में देखने को मिलेगा, मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो कि है हमें देखने को मिलेगा। वहीं मूल अधिकार जो है वो कहां पर देखने को मिलेगा अपने, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमारे मूल अधिकार है उनकी भाग 3 में, कहां पर है ये, भाग 3 में है। ठीक, और भाग 3 में कहां से कहां तक है ये, तो हमारे भाग 3 के अंतर्गत यदि अपन देखते हैं तो 12 से लेकर कहां तक, 35 तक जो दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, मूल अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में 44वें संविधान के पश्चात, ध्यान रखना कौन से संविधान के पश्चात, ये 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है। तो 44वें संविधान संशोधनों के बाद मूल अधिकारों की संख्या 6 है, 7 है, 8 है, 5 है। तो प्यारे बच्चों इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, तो मूल अधिकारों की संख्या जो बची है वो कितनी बची है बच्चों, 6 बची है। जैसे कि समानता का अधिकार, आप लोगों को पता है समानता का अधिकार। ठीक, वहीं आप लोगों को पता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना, ये सारी की सारी चीजें जो है इसी के अंतर्गत आती है। बाल शोषण का अधिकार, ठीक, वहीं शैक्षणिक शिक्षा का अधिकार, ये अलग अलग अधिकार हैं जो कि आप लोगों को मैं बता दूं। एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 21A के अंतर्गत जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, जो कि आप लोगों को याद रखना है बच्चों। कौन सा अधिकार है ये, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राइट टू जो एजुकेशन है ये कहां पर है, तो राइट टू एजुकेशन जो बच्चे हैं वो कहां पर है, आपका 21A में है। लेकिन एक बात यहां पर यह भी है, ये जो शिक्षा का अधिकार है ये कितनी उम्र से कम के बच्चों को अधिकार दिया गया है, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको जो शिक्षा का अधिकार है वो 45 में है। बाकी ये जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है 6ठी से 12वीं तक का, वो कहीं ना कहीं कहां पर है, ये 41वें में है, 21A में है बच्चों। आगे, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब आयोजित की गई थी, तो 15 दिसंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1930 को, वहीं 26 नवंबर 1949 को। तो प्यारे बच्चों इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है, संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को। कब की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, आप लोगों को याद रखना है। जब संविधान सभा की जो बैठक की गई थी, इसके जो अध्यक्ष, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे पहली बैठक के, उनका नाम याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो पहली बार बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन जो दूसरी बार बैठक थी उसका जो अध्यक्ष चुने गए थे वो किसको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। 26 जनवरी 1930 की यदि अपन बात करें तो भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस, पहली बार कौन सा दिवस बच्चों, स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था, तो पहली बार स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को ही मनाया गया था। कौन सी नदी के किनारे मनाया गया था, रावी नदी के किनारे मनाया गया था। तो संविधान को अपनाया कब गया था, संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को बच्चा संविधान लागू हुआ था। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मूल
कर्तव्य वर्णित है? कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है? भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद कहां तक बेटा? अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? तो 10 है, 12 है, 15 है, 11 है। तो पहला ऑप्शन 10, 12, 15, 11। तो वर्तमान में यदि देखा जाए बच्चों, तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है उन मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या बच्चों 11 है। कितनी है? 11 है। और ये कहां पर है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में, और अनुच्छेद कहां पर? ये 51 में है। आप लोगों को याद रखना है ये, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, बाकी आप लोगों को पता है इसमें 11वां जो है वो बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान लागू किया गया 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को तो देश आजाद होता है, आजाद हुआ भारत, ठीक है। ये सभी बच्चों को पता होगा, आजाद हुआ भारत, इसलिए 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जुलाई 1950। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, यानी कि भारतीय संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 के लागू होने के समय से ही आप लोगों को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तभी से हम 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना। बाकी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? तो ऐसा कौन सा कानून पास किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि उसके बाद सारे अधिकार ब्रिटिश संसद के पास चले गए? 1858 में, 1859 में, 1860, 1861। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा, वो है 1858। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इस भारत शासन अधिनियम के बाद सारे के सारे अधिकार किसने ले लिए थे? ब्रिटिश संसद ने। क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह, इस 1857 के विद्रोह ने कहीं ना कहीं यदि अपन बात करें तो अंग्रेजों की नींव को हिलाकर रख दिया था, अंग्रेजों की नींव को कमजोर कर दिया था। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है पूरे के पूरे अधिकार ब्रिटिश संसद ने ले लिए थे, ठीक है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो महात्मा गांधी ने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हिंदी में लिखी, गुजराती में लिखी, मराठी में लिखी, अंग्रेजी में लिखी। तो महात्मा गांधी ने यदि अपन बात करें प्रारंभ में जो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी बच्चों, प्रारंभ में अपनी आत्मकथा लिखी थी गुजराती भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी थी इन्होंने? प्रारंभ में गुजराती भाषा में लिखी थी, जिसका नाम क्या था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये पूछा जाता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी आत्मकथा है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह है महात्मा गांधी की, ठीक। फिर बाद में इसका जो है अंग्रेजी में क्या किया गया बच्चों? अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। और अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया वो किसके रूप में किया गया है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के नाम से इसका क्या हुआ था? अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ था। तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा भाषा लिखी, प्रारंभ में गुजराती में लिखी, लेकिन बाद में किस में अनुवाद हो गया इसमें? तो अंग्रेजी में हो गया। इसलिए इस प्रश्न का प्रारंभ नहीं दिया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। क्या हो जाएगा बच्चों? अंग्रेजी। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार। महान नांगा महिला गिंडालियो को रानी की उपाधि किसने दी? तो एक नांगा महिला जिसका नाम क्या था? गिंडालियो, इसको रानी की उपाधि किसने दी थी? तो बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो नागा महिला कहां की? मतलब कि आप लोगों को पता है ये नागालैंड, जो नागालैंड राज्य बना है, ये कौन सी जनजाति के कारण बना है? ये तो नागालैंड राज्य नागा जनजाति के कारण बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होने वाला है बच्चों के जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। किसने दी थी? ये जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू के कारण आप लोगों को पता है सभी को कि बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों? बाल दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी की जयंती की यदि अपन बात करें बच्चों तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की यदि अपन बात करें तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है, गीतांजलि। तो गीतांजलि किसकी रचना है बच्चों? तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है, जिसके लिए आप सभी को पता है 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक है, बहुत ही शानदार है। मांझा प्रवास जो पुस्तक है इसके लेखक विष्णु भट्ट गोडसे, नारगेट, सीताराम पांडे, मंगल पांडे। तो प्यारे बच्चों जो मांझा प्रवास है, इस मांझा प्रवास के जो लेखक हैं उनका नाम याद रखिएगा, विष्णु भट्ट गोडसे है। कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे है। वहीं जैसे कि कुछ पुस्तक है, जैसे कि अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, इस अष्टाध्यायी पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है बच्चों? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है पाणिनि। कौन है? पाणिनि, आप लोगों को याद रखना है। वहीं एक पुस्तक है जिसका नाम है रहला। ये रहला जो कि एक पुस्तक है किसकी है? ये इब्न बतूता,
इब्न बतूता की है। वहीं आप लोगों के सामने कुछ एक और पुस्तक का नाम लिख रहा हूं, इंडिका। ये इंडिका पुस्तक किसकी है बच्चों? तो याद रखिएगा, इंडिका पुस्तक है मेगास्थनीज की। किसकी पुस्तक है ये? मेगास्थनीज की है। ठीक, वहीं अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है बच्चों याद रखिएगा, यह है चाणक्य की, या जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, या जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ये सारे के सारे नाम उन्हीं के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने ये, कि कानपुर में जो नेतृत्व किया था, तात्या टोपे ने किया था, लक्ष्मीबाई ने किया था, नाना साहब ने, कुंवर सिंह ने। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर का जो नेतृत्व किया था बच्चों याद रखिएगा, किसने किया था? नाना साहेब। और नाना साहेब का जो मूल नाम है याद रखिएगा, धोंदू पंत। क्या नाम है इनका? धोंदू पंत इनका मूल नाम है। वहीं तात्या टोपे की यदि अपन बात करें तो इनका मूल नाम मिलता है बच्चों रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम मिलता है? रामचंद्र पांडुरंग। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। आईने ए अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि आईने ए अकबरी में मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? तो 22, 33, 44, 66। तो मनसबदारियों की जो श्रेणियों का उल्लेख किया है बच्चों याद रखिएगा, कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? ये 66 श्रेणियों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? यानी कि ऐसा कौन सा यात्री था जिसने भारत की 6 बार यात्रा की? तो मनुची, थेवनोट, बर्नियर, टेवरनियर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों कौन सा? टेवरनियर, जिसने भारत में कितनी बार यात्रा की? 6 बार। वहीं यदि अपन बात करें भारत की, तो इस भारत में आने वाला पहला विदेशी व्यक्ति जो था उसका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा था। ये वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। ये कहां का निवासी था बच्चों? तो ये निवासी था पुर्तगाल का। कहां का निवासी था ये? पुर्तगाल का। वहीं भारत की खोज का श्रेय, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इस भारत की खोज करना किसी के बाप की हिम्मत नहीं है या किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन भारत की खोज का श्रेय प्रश्न के तौर पर पूछा जाए तो भारत की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? वास्को डिगामा को। ये जिस रास्ते से होकर आया था उस रास्ते को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, ये जिस रास्ते से होकर आया था उस रास्ते का नाम है। अब ये जिस रास्ते से मतलब कि भारत आने के लिए इसको अफ्रीका को पार करना पड़ा था। किसको पार करने को? पार करके अफ्रीका को पार करके भारत आए थे, इसलिए उस रास्ते को बोला गया बच्चा केप ऑफ गुड होप। अगला प्रश्न। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया? मतलब जिसे बहुत ज्यादा हिंदी का काल माना जाता है, हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, वो कौन सा है? तो औरंगजेब के काल को। ठीक, दूसरा ऑप्शन अकबर के काल को, जहांगीर के काल को, शाहजहां के काल को। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि हिंदी का स्वर्ण युग जो कहा गया है वो किस व्यक्ति के काल को कहा गया है? तो अकबर के काल को कहा गया है। ठीक, वहीं न्याय की जंजीर के लिए जिसको जाना जाता है, न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर के लिए जिस काल को जाना जाता है बच्चों याद रखिएगा, वो जहांगीर के काल को जाना जाता है। वहीं ताजमहल जिसके काल में बना था वो काल किसका था? शाहजहां का था। वहीं जिंदा पीर जो है जिसको कहा जाता है जिंदा पीर, वो जिंदा पीर किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है, जिसकी मृत्यु होती है 1707 में होती है। ठीक है, तो 1707 में उत्तर मुगल काल जो था उसका अंत होता है, उत्तर मुगल काल। तो पूछा जाता है उत्तर मुगल काल का जो अंत होता है कब होता है बच्चों? 1707 में। उसके उत्तर मुगल काल का, उत्तर मुगल काल नहीं मतलब पूर्व मुगल काल, या फिर हम उत्तर नहीं मुगल काल कहें कि मुगल काल का अंत 1707 में होता है। फिर उसके बाद जो स्टार्ट होता है बच्चों वो होता है उत्तर मुगल काल। कौन सा काल स्टार्ट होता है? उत्तर मुगल काल स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था तो वहां का राजा कौन था? तो महाराणा प्रताप थे, महाराणा उदय सिंह, जयमल, महाराणा अमर सिंह। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों ध्यान रखिएगा, महाराणा उदय सिंह। कौन थे ये? महाराणा उदय सिंह। और महाराणा उदय सिंह जो थे ये मेवाड़ राजवंश के 12वें शासक थे बच्चों। के मेवाड़ राजवंश के कौन से शासक थे ये? मेवाड़ राजवंश के बच्चों 12वें शासक। कौन से शासक थे ये? मेवाड़ राजवंश के 12वें शासक थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, 12वें शासक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों दस्तक शब्द से तात्पर्य क्या है? गुलामी है, बंदरगाह है, फैक्ट्री है, शुल्क मुक्त व्यापार है। तो दस्तक शब्द का जो अर्थ होता है बच्चों वो है शुल्क मुक्त व्यापार। क्या है? शुल्क मुक्त व्यापार। ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी आप लोगों को पता है भारत के अंतर्गत जब
अरबों का शासन हुआ था, या भारत में यदि अपन बात करें तो 706 ईस्वी के बाद की यदि अपन बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है 1206 में एक वंश जो स्थायी हुआ था, उस वंश का नाम है गुलाम वंश। कौन सा वंश था? गुलाम वंश। जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का संस्थापक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, आप लोगों ने सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। तो किसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और यही वो व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसकी कहीं ना कहीं घोड़े पर गिरने से इसकी मौत हो गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न, संत जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ था? तो संत जाम्बोजी का जन्म बच्चों ऑप्शन है पीपासर में हुआ था, जेतारण में हुआ था, गागरोन में हुआ था, नागौर में हुआ था। तो संत संबोजी का जो जन्म स्थान है बच्चों याद रखिएगा वो है पीपासर। कौन सा स्थान है? पीपासर है, आप लोगों को याद रखना है ये। अगला प्रश्न, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये कि संत दादू की मृत्यु सांभर नामक क्षेत्र पर, आम्बेर, नारायणा, पुष्कर। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नारायणा, ठीक। तो संत दादू की जो मृत्यु हुई थी वो कहां पर हुई थी? ये नारायणा नामक स्थान पर हुई थी। अगला, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। तो जो भारत का दक्षिण वाला क्षेत्र है, इस दक्षिण वाले क्षेत्र में जो चिश्ती सिलसिला है उसका केंद्र क्या था? गुलबर्ग था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, बीदर था। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुलबर्ग। क्या हो जाएगा? गुलबर्ग हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नूहे सिपीहर के रचनाकार हैं। तो नूहे सिपीहर जो एक पुस्तक है उसके लेखक अमीर खुसरो, दारा शिको, मलिक मोहम्मद जायसी, शेख निजामुद्दीन। तो नूहे सिपीहर के जो लेखक हैं बच्चों याद रखिएगा वो है अमीर खुसरो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके बारे में पूछा जाता है अमीर खुसरो के बारे में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां स्थित है? बहुत ही शानदार और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है प्रश्न? प्रश्न है आपके सामने कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर है? तो ऑप्शन है बच्चों आगरा में है, दिल्ली में है, कहां पर है बताइए? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों याद रखिएगा यह है फतेहपुर सीकरी में। कहां पर हो जाएगा? ये फतेहपुर सीकरी, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ये कहां पर है? ये फतेहपुर सीकरी में है, जो कि फतेहपुर सीकरी कहां पर पड़ता है? ये तो फतेहपुर सीकरी याद रखिएगा ये आगरा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है बच्चों? ये आगरा में। और आगरा कहां पर है? ये तो आगरा आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन महाजनपद काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में। ये कुशाल नहीं, ये कुषाण काल है बच्चों ना, कुषाण। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो याद रखिएगा मौर्य काल। किस काल में होने लगा था? ये मौर्य काल में, ठीक है। यदि हम इनको क्रम से जमाएं तो पहले काल कौन सा आता है? महाजनपद का काल आता है। फिर उसके बाद कौन सा काल आता है? तो उसके बाद कहीं ना कहीं यदि आप देखें तो मौर्य काल, फिर गुप्त काल, फिर कहीं ना कहीं कुषाण काल, ठीक है। चलिए आगे यदि अपन चर्चा करते हैं भारत में महाजनपद की यदि अपन बात करें तो भारत में महाजनपद की संख्या कितनी थी बच्चों? तो 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16। इन 16 महाजनपद में से एकमात्र जनपद महाजनपद जो कि अश्मक, जो कि दक्षिण भारत में था। कहां पर था ये? दक्षिण भारत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर शासक के शासन के अंतर्गत किस शासक यहां पर आएगा भैया? किस, है ना? किस शासक के शासन के अंतर्गत बने हैं? तो पल्लव के अंतर्गत बने हैं ये, चालुक्य के अंतर्गत, चोल के अंतर्गत, या काकती वंश के अंतर्गत बने हैं। तो ये महाबलीपुरम के जो मंदिर बने हैं बच्चों याद रखिएगा ये पल्लव वंश के समय के बने हुए हैं ये, ठीक है। और मंदिर की यदि अपन बात करें तो यहाँ के जो मंदिर बने हैं ये कौन सी शैली में बने हैं? तो यहाँ के जो मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। वैसे उत्तर भारत के जो मंदिर हैं, उत्तर भारत, तो उत्तर भारत के मंदिर बने हैं बच्चों नागर शैली में। और वहीं दक्षिण भारत के मंदिर की यदि अपन बात करें तो दक्षिण भारत के जो मंदिर बने हुए हैं वो कौन सी शैली में बने हैं? द्रविड़ शैली में। और जो मध्य भारत के मंदिर बने हुए हैं मध्य भारत के, तो मध्य भारत के मंदिर बने हैं बेसर शैली में। वेसर शैली या बेसर शैली इसको कहते हैं। अब ये बेसर शैली क्या है? तो नागर और द्रविड़ दोनों की कहीं ना कहीं एक तरीके से मिश्रित है। नागर शैली में शिखरनुमा आकृति बनती है और इसमें कहीं ना कहीं पिरामिड टाइप से आकृति बनती है, ठीक है, इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फहायान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा था? मतलब ऐसा कौन से शासक के बारे में कहा था उन्होंने? तो फहायान एक चीनी यात्री था,
ठीक है, तो ये रामगुप्त के बारे में कहा था, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो फाहियान जिस व्यक्ति के दरबार में आया था, ध्यान रखना, वो आप लोगों के सामने चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसलिए इसने इसी के बारे में कहा था ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सांची स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से, इलाहाबाद स्तंभ से, लुम्बिनी स्तंभ से। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आप सभी को पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है बच्चों वो क्या है, अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो मौर्य वंश के एक महान सम्राट, कहां के, मौर्य वंश के महान सम्राट, जिनके बारे में आपको पता होगा, जिनका नाम है सम्राट अशोक। ठीक, तो सम्राट अशोक के द्वारा इनको बनवाया गया था, किसको, अशोक स्तंभ को। कहां पर स्थित है ये, सारनाथ में है। सारनाथ कहां पर पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है ये। सारनाथ कहां पर पड़ता है, ये यूपी में। तो यहीं से लिया गया था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ स्तंभ। क्या हो जाएगा बच्चों, सारनाथ स्तंभ हो जाएगा। तो आज का 50वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था टॉप 50 प्रश्न हम चर्चा करने वाले हैं। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, यानी कि जो गुप्त काल था, उस गुप्त काल में जो पश्चिम का जो ये जैसे भारत है, भारत का पश्चिम में जो एक व्यापारिक केंद्र था वो कौन सा था, तो विदिशा था, पुरुषपुर था, अहिच्छत्र था, पैठन था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, वो था पैठन। कौन सा क्षेत्र था वो, पैठन। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सामाजिक अध्ययन के टोटल 50 प्रश्नों की चर्चा की है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।